मैम लोग बहुत हार्ड काटिंग रहता है। हमारे कॉलेज में भैया घुस-घुस के बार-बार दे रही थी। क्या है? और भैया छोटा सा जगह रहता है पेज भी था, उसमें भी घुस-घुस के बार-बार इधर-उधर। हाँ, मैम लोग हार्ड काटिंग करती है बहुत। जो साइन करना होता है ना पेज में, तो सब मैम यहाँ पे क्या लिखे? अभी तक हम क्या बताए? कहाँ देख रहा था ये वो पूरा। और हर स्टूडेंट पूछे जा रहा है। अगला अगला लाइन में जब लिखते मैम क्या लिखे इधर? हाँ, इसीलिए पता है हम जब अब गार्डिंग करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट लोग को, पूछेगा ही क्या भरे, हम बोल देते हैं कि सुनो, किसी को जो तुमको समझ में आ रहा है भर दो, जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। साइन करेंगे ना हम तुम्हारा कॉपी, जब हम तुम्हारा कॉपी साइन करेंगे तो ऑब्वियसली हम चेक करके साइन करेंगे। तो हम चेक करेंगे, जो तुमको नहीं भरने में आया हम तुमको बता देंगे, भर देना, हम साइन कर देंगे। इतना फालतू में चिल्ला-मिली मत कर, शांति से बैठ। यही हम बोलते हैं। वो तो टीचर लोग ना, वो बोलता है 4 नंबर छोड़ो। अच्छा सुनो, सैलरी का एक ऐसा क्वेश्चन है करवा देते हैं जिसमें टोटल इनकम का सम्स आएगा, ठीक है, मतलब डिडक्शन को लेके। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने का चांसेस है। टोटल इनकम देखो, टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम का ना, यही टोटल इनकम फिर सेमेस्टर 5 में भी आएगा, ठीक है। तो टोटल इनकम का सम्स दे ऐसा, लेकिन खैर सुने हैं कि एक क्वेश्चन आता ही है। तो अभी तो ये जो सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद तो तुम लोग का एग्जाम भी उतना बार हुआ नहीं है, तो एक्सपीरियंस उतना गेन नहीं किया जा सकता, लेकिन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, इजी है। सैलरी का जैसे किए हैं वैसे ही है। हाँ, और उतना कुछ नहीं है। टोटल इनकम देगा ना, तो ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा 5 सोर्सेस का दे देगा इनकम निकालने वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 ही चीज़ देगा। याद करो, पीजीबीपी का एक सम्स बनाए थे, उसमें टोटल इनकम का सम्स बनाया है एक तो, वो उसका वीडियो भी है। हाँ, पीजीबीपी का जो टोटल इनकम का सम्स बनाए थे, पीजीबीपी के अकॉर्डिंग 2 ही हेड होगा। पीजीबीपी का दे के बीच बीच में 1-2 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे देगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही देता है टोटल इनकम निकालने। परक्विजिट्स फिगर तो सैलरी का नॉर्मल क्वेश्चन है, एक तो कुछ दिन पहले ही तो बनाए थे, वीडियो भी अपलोड किए थे उसका, टोटल इनकम का जो सम्स बनाए थे पीजीबीपी का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह वगैरह इस टाइप का। हाँ, टोटली तो हाँ, वही वाला इनकम फ्रॉम, हाँ ये वाला। तो ऐसा क्वेश्चंस दे देता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, वो टोटल इनकम का सम्स है जो पीजीबीपी, या तो पीजीबीपी के साथ टोटल इनकम का एक सम्स बनाता है, या तो सैलरी के साथ बनाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैलरी के साथ ही है, क्योंकि सैलरी के साथ ही सबसे ज़्यादा बनता है, उसमें सबसे ज़्यादा नियम है। तो ये जो हम आज सम्स बनाएंगे ना, ये तुम्हारा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आओ 2008 का एक क्वेश्चन बना देते हैं। देखो लिखा है मिस्टर मुखर्जी एन एम्प्लॉय, मिला सबको। ये वाला क्वेश्चन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बनाया है जिसमें बेसिक सैलरी बोलता है 20,000 पर मंथ वगैरह वगैरह, है ना, डीए दे देता है, तो हम लोग किए हैं। बट ऐसा सम्स बहुत कम किए हैं जिसमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ पे देखो बेसिक सैलरी कैसे बोला है, मिस्टर मुखर्जी एन एम्प्लॉय ऑफ एम लिमिटेड ज्वाइन दिस सर्विस फ्रॉम जनवरी 1, 2019 ऑन पे स्केल। दिखा कैसे लिखा है, 20,000 डैश 1,000 डैश 30,000, ये लिखा है ना। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी हमको निकालना पड़ेगा कि उस बंदा का बेसिक सैलरी है कितना। वो बंदा देखो कितना तारीख को ज्वाइन किया है, 1 जनवरी 2019, तो उसको 1 जनवरी 2019 में ज्वाइन किया था। लेकिन हम लोगों का प्रीवियस ईयर तो क्या है 21-22, मतलब हम लोगों का ईयर कब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 और ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2022, ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो सिस्टम है, एक ज्वाइन कब क्या 1 जनवरी 2019, और ये जब ज्वाइन किया होगा तो इसका सैलरी कितना है 20,000, मतलब इसका सैलरी यहाँ पे कितना हुआ होगा 20। अब जब से ज्वाइन किया जाता है उसी डेट पे उसका सैलरी बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक 30,000 ना हो जाए। अब तुम सोचो इसका सैलरी सबसे पहले कब बढ़ा होगा 1 जनवरी 2020 भर के कितना हो गया होगा 21,000, फिर कितना तारीख को बढ़ेगा 1 जनवरी 2021, कितना रुपया करके होगा 22,000। यानी 1 जनवरी 2021 को
अगर उसका सैलरी 22,000 है तो 1 अप्रैल 2021 को उसका सैलरी कितना होगा? हाँ 22 ही, हे भगवान 22 ही तो होगा, क्योंकि ये दोबारा कब बढ़ेगा? 1 जनवरी 2022 को, यानी 1 अप्रैल 2021 को उसका सैलरी कितना हुआ होगा? 22,000। कब तक, कब बढ़ेगा? अब 1 जनवरी 2022 को, तो इसका सैलरी 1 जनवरी 2022 को कितना होगा? 23,000। अब जनवरी, फरवरी और ये मार्च, तो 22,000 करके कितना महीना का मिलेगा उसको? 3 महीना। अब यहाँ पे अप्रैल से दिसंबर, क्योंकि जनवरी में तो सैलरी बढ़ गया, अप्रैल से दिसंबर कितना महीना मिलता है? 9 महीना। अप्रैल से दिसंबर कितना करके उसका सैलरी होगा? 22,000। यानी कि इस बंदा का अगर हम बेसिक सैलरी का बात करें, बेसिक सैलरी, तो 22,000 करके उसको कितना महीना मिलेगा? 9 महीना। और 23,000 रुपया करके, नहीं हाँ 22,000 इंटू 9, 23,000 इंटू 3, देखो कितना आता है? 2,67,000 दोनों मिला के 2,67,000, यानी उसका बेसिक सैलरी हो गया 2,67,000। समझा बात? तो ये जो तरीका है ना, ये तुम्हारा बेसिक सैलरी, ये वाला लाइन जिसमें दिख जाएगा, तो ये शांति से ये वाला तरीका कर लेना, ठीक है? इसको वर्किंग नोट नाम दे देना और आराम से करना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। बेसिक सैलरी गलत हो गया तो फिर सारा गलत हो जाएगा। नॉर्मल सैलरी का भी इसमें ऐसा भैया इंक्रीमेंट ईयरली वाइज होगा? ये जिस दिन ज्वाइन करता है उसी दिन इंक्रीमेंट होता है। इसमें मान लीजिए फरवरी दे दिया तो अगला फरवरी, हाँ, अगर तुम ज्वाइन वो फरवरी में करेगा तो उसका सैलरी बढ़ेगा भी फरवरी में। जब ज्वाइन करता है तभी से वो बढ़ना का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? इसको वर्किंग नोट बोल के फटाफट लिख लो, वर्किंग नोट बोल के फटाफट लिख लो, फटाफट। तो यहाँ पे हम लोगों का बेसिक सैलरी कितना होने वाला है? 2,67,000। ये पहला वर्किंग नोट हो गया, ठीक है? चलो अब सम स्टार्ट करते हैं। लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। अच्छा, तो टोटल इनकम का सम है शायद, एंड ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। हम तुमको टोटल इनकम का सम करा रहा है डिडक्शन के साथ। सैलरी या फिर पीजीबीपी, इसी दोनों के साथ कोई भी एक तो ऐड करके देगा। 90% चांसेस रहता है सैलरी का ही साथ ही ऐड करके देगा। पर्टिकुलर्स 2 ठो डिटेल टान ले, क्या जरूरत नहीं है, ठीक है? 2 ठो ही डिटेल टान लो। चलो एक ही में वर्किंग नोट और नहीं बनाएंगे, इसी में बना देंगे सारा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स अमाउंट। जरूरत नहीं। रेडी? सबसे पहले देखो बेसिक सैलरी हम लोग निकाल लेते तो वर्किंग नोट बना के, तो लिखो नंबर ए बेसिक सैलरी, नंबर ए बेसिक सैलरी कितना आया था वर्किंग नोट से? 2,67,000। तो अमाउंट में लिखो 2,67,000, क्योंकि इसका तो वर्किंग नोट हम लोग आराम से बना ही लिए, तो 2,67,000 लिखा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डीए कितना है? 40%, तो लिखो डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 2,67,000 का 40% निकालो, 2,67,000 इंटू 40%, 1,06,800, 1,06,800, ठीक है? उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, नंबर बी, ही रिसीव्ड हाउस रेंट अलायंस। हाउस रेंट अलायंस का नियम याद है कि नहीं है? बोलो तो क्या था?
अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, चलो देखते हैं कितना रुपया मिला है। अमाउंट रिसीव्ड, देखो तो कितना रुपया मिला है घर भाड़ा का, 4,000 पर मंथ, और ये घर भाड़ा कितना पे किया है, 5,000 पर मंथ। तो 4,000 पर मंथ मिला है, इसका मतलब इसको मिला कितना होगा, 4,000 इंटू 12 मिला होगा 48,000। ये 48,000 ना मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ इस डिटेल्स में, दूसरा वाला डिटेल्स में 48,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस करो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड। हाँ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड। नंबर ए, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड था ना सबसे पहले, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना रुपया मिला है, 48,000। नंबर बी, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड के बाद नंबर बी देखो तो क्या है, नंबर बी बोलो क्या था, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड देखो तो उसको घर भाड़ा कितना देता था वो, 5,000। तो 5,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम होना चाहिए, बट वो नहीं है और मैक्सिमम क्वेश्चन में वो होता भी नहीं है। तो बेसिक डीए, तो इन दोनों का ऐड करो, 2,67,000 और 1,06,800, 373800 इंटू 10%, ठीक है। तो 5,000 इंटू 12 60,000 माइनस इसका 10%, तो 37380 माइनस कर दो 22,620। उसका तीसरा क्या था, नहीं 50 या फिर 40। अब ये देखो कि अगर मेट्रोपॉलिटन में रहा तो 50 वरना 40, ये कहाँ पे है, बैंगलोर, तब तो 40 आएगा। तो 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब तो वही होगा 3,37,800, इसका 40% निकालो, 373 है ना, सॉरी 373,800 खोलो, 373,800। इसका 10%, इसका 40% देखो कितना होता है, एक मिनट रुको हमारे, 149520। तो इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो 22,620 बाहर निकलेगा, 22,620। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 253800। समझ में आया ये नहीं, तुम दोनों कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकता है, वर्किंग नोट में भी कर सकता है। वर्किंग नोट में करेगा तो यहाँ पे इतना लंबा नहीं होगा, आराम से लिख देंगे टैक्सेबल हाउसहोल्ड अलाउंस डायरेक्ट अमाउंट में, तो दो डिटेल्स भी नहीं टानेंगे, एक ही डिटेल्स में काम हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे ही कराए हैं, अभी एक ही बार करा, दोनों तरीका करा दिए, तुमको जिसमें ठीक लगेगा वैसे कर देख लेना। हाँ, अगर तुम वर्किंग नोट बनाएगा तो यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देना, अगर तुम वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या होगा, सम्स का लेंदी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अब उसमें लेंथ छोटा रहता है, वर्किंग नोट क्या रहता है, बड़ा हो जाता है। चलो ना 14 रुपये। देखो ये कितना है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हाउस रेंट अलाउंस के बाद क्या है, इंटरटेनमेंट। अब बताओ इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए क्या है, फुली टैक्सेबल, लिख दो फटाफट इंटरटेनमेंट अलाउंस। कितने रुपया है, कहाँ गया, 400 पर मंथ। जितना भी खर्चा किया मतलब थोड़ी ना है, फुली टैक्सेबल 400 इंटू 12 4,800। कितना भी खर्च किया हो मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, वही तो बोले जितना भी खर्च किया। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या, फुली टैक्सेबल, खर्च किया हो ना किया हो मतलब नहीं है, पूरा टैक्स।
हाँ, उसके बाद देखो क्या है, he contributed rupees 3,500 to a recognized provident fund and his employer also contributed the same amount. Interest was credited at the rate of 9%. चलो अब सोचते हैं, याद करो कि पहले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हम लोग कितना परसेंट सैलरी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 12%। तो 12% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 12% से ज़्यादा किया होगा तो ही टैक्सेबल होगा, वरना नहीं होगा। और इंटरेस्ट में कितना परसेंट मिल सकता है, 9.5। तो ये कितना परसेंट मिला है, 9। तो इसका भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 9.5 से कम मिला है। तो अब देखते हैं पहले कि इसको 12% इसका सैलरी से ज़्यादा किया है या फिर कम किया है। 3,500 कंट्रीब्यूट किया है ना, तो 3,500 का अगर बात करें तो देखते पहले कितना कंट्रीब्यूट होता है। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड 3,500 बोल रहा है, तो 3,500 इंटू 12 करके देखो कितना होता है, 42,000। तो 3,500 इंटू 12 42,000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये 12% से ज़्यादा है कि नहीं। तो मैक्सिमम परमिसिएबल, कितना परमिसिएबल होगा, 12%। तो 12% किसका, सैलरी का। तो सैलरी मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ के बेसिक डी या प्लस कमीशन ऑन टर्न ओवर अचीव बाय हिम, बट वो तो है नहीं, तो ये दोनों होगा। तो ये दोनों ऐड करके मेरा आ रहा था 3,73800। इसका 12% देखो तो कितना आता है, 3,73800 का 12%, 42,855। तो देखो तो क्या बोल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से समझेगा। इतना कर सकता था, इतना रुपया तक कर सकता था, 44,856 किया कितना है, 42,000। तो कम किया है, ज़्यादा तो कहाँ किया है। तो कम किया है तो थोड़ी ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। ज़्यादा करता तो ना टैक्स देना पड़ता, जितना ज़्यादा करता उतना के ऊपर टैक्स देना पड़ता। नहीं है, छोड़ दो। अच्छा, इंटरेस्ट वाला बात पे भी नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ नील हो जाएगा। क्यों नील होगा, क्योंकि 9.5% से कम है। यहाँ पे लिख दो, सिंस लेस देन 9.5%, 9.5% से कम है, इसलिए नील होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ के बाद प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस के बारे में पढ़ाए थे क्या कुछ, हाँ, फुल्ली टैक्सेबल लिखा हुआ था, है ना, यस। हाँ, नोट्स में तो लिखा हुआ है, जानते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट अलाउंस ना, प्रोजेक्ट अलाउंस। तो ये नील होगा, प्रोजेक्ट अलाउंस, सॉरी नील बोल रहे हैं, क्या बोले, फुली टैक्सेबल, FG। प्रोजेक्ट अलाउंस कितना नंबर था ये, G नंबर, नहीं, क्वेश्चन का कितना नंबर था, E नंबर। प्रोजेक्ट अलाउंस ये तो फुली टैक्सेबल है, 1000 पर मंथ यानी 12,000। तो 1000 इंटू 12, 12,000। उसके बाद क्या है, दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर बॉर्न बाय द कंपनी। कंपनी मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पे कर रहा है मिस्टर मुखर्जी के बदले, क्या क्या पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। बोल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लिखो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय कंपनी, हाँ पूरा फुल्ली टैक्सेबल है। कितना, 2,000। उसके बाद क्या, प्रोफेशनल टैक्स। याद है प्रोफेशनल टैक्स के बारे में क्या बोले थे, एम्प्लॉयर देगा तो यहां पहले आएगा, फिर नीचे जाके माइनस भी होगा। एम्प्लॉई खुद देगा तो यहां नहीं आएगा, बट नीचे जाके माइनस होगा। तो यहां पे तो पहले ऊपर आएगा क्योंकि कंपनी पे किया है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया है, 5,000, 5,000। उसके बाद क्या है, ये तो मतलब F नंबर खत्म, G नंबर देखो, हिज मेडिकल एक्सपेंडिचर नॉट इन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल
इंस्टीट्यूशन ऑफ ₹16,000 वेर रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। कंपनी पे कर रहा है, तो कंपनी मेडिकल क्या पे किया, मेडिकल पे किया है ना, मेडिकल एक्सपेंडिचर पे किया, तो ये तो पहले पूरा का पूरा ऐड होगा, तो आई गई, लिखो मेडिकल, मेडिकल नंबर GHIJ, हाँ मेडिकल, ये एक तरीका से क्या है, देख मेडिकल एक्सपेंडिचर है जो कि रिम्बर्स कर रहा है कंपनी, मतलब कंपनी वापस दे रहा है उसको पैसा, तो मेडिकल एक्सपेंस अगर कंपनी से मिल रहा है तो वो एक तरीका से मेडिकल अलाउंस हो गया, टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस पढ़ो, क्या पढ़ाए थे, टैक्सेबल है मेडिकल एक्सपेंडिचर। कितना रुपया है, 16,000, 16,000 लिखो, 16,000 लिखा। मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना लिखा, 16,000 लिखे। आगे नंबर के, उसका देखो तो क्या है नंबर के, ही रिसीव 4,000 एज एग्रीकल्चर, सैलरी से तो नहीं है ये, नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा। उसके बाद नंबर आई में ही पेड प्रीमियम ऑफ रुपीज इतना ऑन लाइफ, ये तो सेक्शन 80C याद करो, डिडक्शन का सेक्शन 80C, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दे सकता है, NSC खरीद सकता है, हाउस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकता है, अपना बीवी बच्चा का लाइफ इंश्योरेंस पे करेगा तो भी 80C का डिडक्शन मिल जाएगा, याद आ रहा है। हाँ नाबार्ड वगैरह है, ISC है, NSC है, UTI है, ये सब का अगर शेयर्स वगैरह खरीदेगा तो इसको डिडक्शन मिलेगा, मतलब और सैलरी में से कुछ नहीं है पहले, लेकिन सैलरी टोटल करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले टोटल करो, देखो कितना आता है, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल सैलरी, मतलब इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल सैलरी, पहले टोटल करके देखो कितना आएगा ग्रॉस टोटल सैलरी। फोर 438,980 लिखा, 438,980, इसमें से माइनस करने को मिलेगा तो डिडक्शन, पहले सैलरी का डिडक्शन का बात करते हैं, ठीक है। सैलरी का याद है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स जो वो पे किया है, सैलरी वाला डिडक्शन का बात कर रहे हैं हम पहले, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का कितना 5,000 पे किया था, उसके बाद वो और एक तो था ना, हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये क्या बोले 438,180, ये इतना ही आ रहा है ना, 438,980, उसका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ सैलरी में से तो 50,000 माइनस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, देखो अब इसमें से इसको माइनस करो, 4,360 आएगा, दोबारा कैलकुलेट करो, कितना आ रहा माइनस करके बोलो, 980, तो ये में तुम्हारा क्या निकल गया, टैक्सेबल सैलरी, मतलब टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। सैलरी से इतना इनकम हुआ है, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन आएगा, यही फॉर्मेट लंबा चलेगा, ठीक है, मैं साइड में करूंगा बट यही फॉर्मेट कंटिन्यू चलेगा, सेम फॉर्मेट कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। सेम फॉर्मेट कंटिन्यू चलेगा। चलो ये तो सैलरी हो गया, उसके बाद था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इंफॉर्मेशन था ना क्वेश्चन में, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखते हैं क्या क्या है। एग्रीकल्चर इनकम कितना कमाया, 4,000, तो लिखो
एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल। अगर इनकम इंडिया से होता तो एग्जेम्प्ट, लेकिन ये तो नेपाल से है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, हाँ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल वही कंटिन्यू चलेगा। कितना रुपया है? 4000। ये वाला डिटेल्स में लिखना, ये वाला डिटेल्स में, मतलब दूसरा वाला डिटेल्स में 4000। ठीक है, उसका डिविडेंड इनकम भी था ना, कितना आया है? तो डिविडेंड इनकम 10,000। टोटल कितना होगा? 14,000। अब जो सैलरी का टोटल इनकम था 383,980, उसके साथ प्लस करो 14,000, यह आएगा तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम। 397,980 397,980 आया। अब इसमें से माइनस होगा डिडक्शन। कौन सा बोलूं? 14,000 तो दोनों का ऐड करके है, ये दोनों का ऐड किया 14,000। सैलरी कितना था? 383,980, उसके साथ 14,000 प्लस हुआ तो क्या आया? 397,980। ठीक है, लिखो 397,980। लिखा 397,980। अब इसमें से माइनस होगा डिडक्शन। डिडक्शन कौन सा सेक्शन में आता है? सबसे पहले सेक्शन 80C, LIC प्रीमियम। देखो LIC प्रीमियम पे किया था ना, कितना पे किया था? 5,000। तो LIC प्रीमियम, इसका 5,000 का तो मिलेगा ही। और याद है 80 CCD 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। खैर अभी 5,000 ही हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो पे 12,000 एज अ मेडिकल प्रीमियम ऑन अ हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस। तो ये तो मेडिकल है, तो मेडिकल प्रीमियम कहाँ जाता है? 80D में। मेडिकल प्रीमियम 80D में जाएगा, 80C में नहीं आएगा। उसके बाद देखो ही परचेज NSC का भी खरीदा है, तो NSC तो आएगा 80C में। कितना है? 10,000। तो NSC 10,000। और याद करो, नहीं और एक तो है, क्या है? याद है 80C ओन कंट्रीब्यूशन टू PF का खुद का कंट्रीब्यूशन। ये तो है, ये किसका कंट्रीब्यूशन था? अमाउंट कंट्रीब्यूट। देखो PF में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 42,000। तो उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका भी तो डिडक्शन मिलेगा। तो ओन कंट्रीब्यूशन ये भी तो 42,000 जमा कर रहा है। तो टोटल कितना का डिडक्शन मिलेगा? यहाँ से 57,000। यहाँ से 57,000 का डिडक्शन मिल गया। अभी तक 50,000 का डिडक्शन मिला है टोटल। उसके बाद 80D, एक तो वो मेडिकल प्रीमियम था ना उसका वाइफ का, तो वो 80D के अंदर जाता है। 80D मेडिकल प्रीमियम याद होगा, अगर नहीं होगा तो डिडक्शन अच्छा से पढ़ो। मेडिकल प्रीमियम कितना है? मेडिकल प्रीमियम 16,000 था ना? नहीं 12,000 था। मेडिकल प्रीमियम कितना था? 12,000, यानी 57 और 12 69,000 का डिडक्शन इसको टोटल मिल सकता है। अब इसका जो ग्रॉस टोटल इनकम आया था उसमें से 69,000 माइनस करो तो जाके पता चलेगा इसका टैक्सेबल टोटल इनकम। टैक्सेबल टोटल 328,980 328,980 पुराना नहीं 328,980 मिला। ये है तुम्हारा टैक्सेबल टोटल इनकम। ठीक है, तो इसी हिसाब से आएगा टोटल इनकम का अगर सम्स आया तो। लेकिन इस इतना लंबा सम्स लेकिन तुम्हारा सेमेस्टर 5 में एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन वेल सेमेस्टर 5 के लिए चाहिए।
अब सेमेस्टर 4 में पता नहीं बात चल रहा था इसलिए हमें करा दे रहे हैं, नहीं तो क्या बट मेनली कम ऐसे चांस। नॉर्मली आएगा तो ऐसे सैलरी का एक बड़ा सिर्फ सैलरी का देता है यहाँ तक यहाँ तक, सैलरी का यहाँ तक नहीं, कहाँ डिडक्शन टैक्सेबल सैलरी यहाँ तक। और वो तीनों में से एक देता है ना भैया। हाँ। हाँ। हमेशा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का हमेशा रहेगा। और मैं यहाँ पे अभी जो मतलब लास्ट में जो दिए टोटल इनकम जब निकाले, अगर वो 1,50,000 से अगर ऊपर आ गया तो फिर 1,50,000 माइनस। ये वाला अगर मान लो ये जोड़ जोड़ के 1,60,000 आ गया तो 1,85,000 तक माइनस कर सकता है, यहाँ पे 1,50,000 ही आएगा माइनस करने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और डिडक्शन का चैप्टर अच्छा से गया। डिडक्शन में 80C इंपॉर्टेंट है, 80D इंपॉर्टेंट है और 80G इंपॉर्टेंट है। ये 3 सेक्शन तो करना ही, 80C, 80D और 80G। ठीक है, अच्छा इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस का नोट्स निकालो। रेसिडेंशियल स्टेटस का एक स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सम करा देते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस का नोट्स निकालो, स्कैनर निकालो, डायरेक्ट स्कैनर से कराते हैं। मैं नोट्स रखा है, लाया है, नोट्स लाया है तुम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का निकालो। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का भी नोट्स निकाल लो और स्कैनर भी निकाल लो। स्कैनर नहीं है या लाया नहीं है ही नहीं, क्यों? जब दे रहे थे तब कहाँ थे? मेरे पास भी स्कैनर नहीं मारेंगे ना, है। स्कैनर है सबके पास है, तुम लोग के पास नहीं है। ऐसे कैसे? मुड़ी खा गया होगा उसमें, ये बोलो ना, भूख भूख लग रहा होगा, मुड़ी उड़ी खा गया होगा उसमें। दे रहा है रोज ठोंगा में ही देता है। निकाला स्कैनर। अगर नहीं है तो अभी फ़िलहाल सामने से देख के, मतलब अगल बगल से देख के कर लो, क्योंकि कराएंगे तो हम ज़रूर। फ़ोन में है तो फ़ोन से देख के कर लो, उसमें क्या है। मिला? और एक तो तुम लोग को पूरा स्कैनर हम दे दिए थे ग्रुप में ही, 60 पेज वाला। नहीं 60 नहीं, 30 पेज वाला। हाँ उसमें तो सबका ही होगा, उसमें तो मिल ही जाएगा। वो तो ग्रुप में ही दे दिए थे, पूरा स्कैनर ही दे दिए, पूरा ही दे दिए थे। अच्छा एक काम करते हैं, आओ एक तो टोटल इनकम का सम्स करते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस पे वैसा वाला सम्स तो कर लिए थे कि रेसिडेंशियल है या नॉन रेसिडेंट है वगैरह वगैरह। एक टोटल इनकम का सम्स तुम लोगों का दे सकता है, जिसमें हाँ बट ऐसा नहीं है। 8 नंबर पे आओ तो क्वेश्चन में 8 2016 का ऑनर्स वाला क्वेश्चन, 2016 का ऑनर्स में जो क्वेश्चन आया था 2008 वाला, उस पे आ जाओ। हाँ कंप्यूटर इनकम लायबल, हाँ श्रीमती साहब। चलो हो गया, कर लिया मजाक श्रीमती का। अब आओ, अब ज़्यादा श्रीमती का मजाक करेगा ना, श्रीमती ऐसा क्वेश्चन देगी ना, बस हाँ सब श्रीमती निकल जाएगा मजाक। आओ इधर हाँ 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ 2016 का ऑनर्स। लेकिन इस टाइप का सम्स करने से पहले एक बात याद रखना, नोट्स लाए हो? नोट्स में जाओ, सबसे लास्ट में जाओ, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम मिला, उसमें चल जाओ। उसमें देखो अंडर सेक्शन 5 वगैरह वगैरह के नीचे ना बहुत कुछ हेजा भेजा लिखा है। अब वो टैक्स का लैंग्वेज है, उसको समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो। समझने की कोशिश मत करो, अभी एग्जाम में छोड़ दो, वो मत पढ़ो।
उसके नीचे देखो हम समरी बोल के लिखे हैं, बस वो तुम्हारे लिए गोल्डन वर्ड्स है। समरी मिल गया, तो समरी ध्यान से सुनो, समरी ही तुम्हारे लिए काम आएगा। लिखा हुआ समरी में, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये लो ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर है तो द ग्लोबल इनकम इज टैक्स्ड, मतलब ये कहीं भी रहे, कुछ भी कमाए, पूरा के पूरा सबके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ग्लोबल इनकम, दुनिया में कहीं भी कमाए टैक्स देना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो लोग है इंडिया का। ठीक है, उसका फुल स्टॉप के बाद देखो क्या है, फॉर द नॉन रेसिडेंट, मतलब कौन आ गया, NR, नॉन रेसिडेंट, एंड इनकम इज टैक्सेबल ओनली इफ आइदर अर्न इन इंडिया, मतलब अगर इंडिया से अर्न क्यों, क्या रहना चाहिए, अर्न रहना चाहिए, और इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर क्या रहना चाहिए, रिसीव रहना चाहिए इंडिया में, तो ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब क्या, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर है तो अर्न होना चाहिए, अगर अर्न किया है तो भी देना पड़ेगा, रिसीव किया है तो भी देना पड़ेगा, और एक तो बात लिखा है एक्रूज आउटसाइड इंडिया, मतलब क्या हो गया, एक्रू आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड बट कंट्रोल कहां से किए हो, कंट्रोल इन इंडिया, कंट्रोल कहां किए हो, इंडिया में, याद रहेगा। एक्रू कहां हुआ है, आउटसाइड, लेकिन कंट्रोल कहां हुआ है, इन इंडिया, याद रहेगा। तो अब तुमको ये तीन चीज देखना है, अगर इसमें कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है लेकिन एक्रूड है तो इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसको देना पड़ेगा। यही तीन चीज क्या है, गोल्डन वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 किसका बोल रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो तो, तीनों का बोला है या कोई भी एक दो का बोला है। कंप्यूट इनकम लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया ऑफ श्रीमती शाह फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम as furnished by her for the previous year 2021-22 if she is resident but not ordinary resident, मतलब ये वाला हो गया, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, और क्या बोल रही है, एंड नॉन रेसिडेंट, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। क्वेश्चन में यही दो ठो बोला है, भैया मेरे को आप ये भी करा दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कर लेंगे। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलो नंबर 1, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, डिटेल्स नहीं चाहिए, बस इसमें लिखना है कि किसको टैक्स देना है किसको नहीं देना है। ऐसा क्वेश्चन आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर या तो ऐसा देगा या तो वो वाला रेसिडेंशियल स्टेटस। नंबर 1 देखो क्या बोला, डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव देयर इन ₹50,000। ठीक है, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कंपनी से कोई डिविडेंड मिला है, ऑस्ट्रेलिया में ही मिला है, मिला सबको, डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव देयर इन, मतलब वहीं पे मिला पैसा। देखो तो हम किसका बात कर रहे हैं, RNOR, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी ये क्या वो इंडिया से अर्न किया है, नहीं। क्या वो इंडिया में रिसीव किया है, नहीं। क्या वो ऐसा बिजनेस से कमाया है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, नहीं, यानी कि इसको नहीं देना पड़ेगा। अब NR का बात करते हैं, क्या वो अर्न इंडिया से किया है, नहीं। क्या वो इंडिया में रिसीव किया है, नहीं, तो इसको भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डिनरी को तो क्या होगा, ग्लोबल इनकम, दुनिया में कहीं भी कमाओ, टैक्स तो इंडिया को देना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, नंबर 2 फिर बोल रहा है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल,
बट रिसीव्ड इन इंडिया। ये लो रिसीव दिख गया, रिसीव दिख गया, ये तो रिसीव यहाँ भी है, रिसीव यहाँ भी है, तो दोनों को ही देना पड़ेगा। चलो लिख दो फटाफट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल 1,20,000 था, इसको देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको तो बात ही छोड़ दो, उसको तो सबके ऊपर ही देना पड़ेगा। नंबर 3 देखो तो क्या है फटाफट, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय, मतलब पहले कहीं काम करता था, कहाँ काम करता था, इन इंडिया, इन इंडिया बोल दिया, मतलब अर्न कहाँ से किया है, इंडिया, अर्न दिखा, अर्न दिखा, खत्म खेला। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, कितना रुपया है, 2 लाख। और इसमें भी 2 लाख ना, उसमें कितना आएगा, इसमें तो वही आएगा, 2 लाख ही आएगा। उसके बाद नंबर 4, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन थाईलैंड। अच्छा, बिजनेस कहाँ पे है, थाईलैंड में, कितना कमाया है, 2,50,000 कमा लिया, एंड 40% रिसीव्ड इन इंडिया, द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये लो, कंट्रोल कहाँ है, इंडिया से, तो कंट्रोल इंडिया से है, मतलब इसको तो पूरा के ऊपर देना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉफिट फ्रॉम थाईलैंड, प्रॉफिट फ्रॉम थाईलैंड, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, 40% रिसीव इन इंडिया, ठीक है, 40% रिसीव्ड इन इंडिया। तो वेल RNOR को तो पूरा के ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल तो इंडिया से ही किया है। तो RNOR मेरा कहाँ गया, ये रहा, हाँ बोलो, ओ सॉरी RNOR यहाँ है ना, 2 लाख 250 का 40% देखो कितना होता है, 1 लाख। अच्छा इसको बोलो तो, अगर OR रहता तो पूरा 2,50,000, ठीक है, टोटल कर पाएगा, कोई भी क्वेश्चन में नॉर्मली OR को पूरा ही देना पड़ेगा। हाँ, OR को पूरा, OR ग्लोबल इनकम पूरा, बस एक ही सिचुएशन है जहां पे उसको नहीं देना पड़ सकता है, और उसमें वो मेरा शीट का जो क्वेश्चन था ना, उसका लास्ट लाइन, मतलब पास्ट इनकम अगर इंडिया में लाता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ है, देखो लास्ट लाइन, एकदम लास्ट लाइन पर मेरा शीट में जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया। हाँ, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया अगर रहा तो किसी को भी नहीं देना पड़ता, किसी को भी नहीं, बस सिर्फ यही एक है। लेकिन ये आज तक भी गवर्नमेंट दिया नहीं और देगा भी नहीं, वो मेरा शीट में हम एक तो दे के रखें कि अगर जस्ट सिखाने के लिए, और कुछ नहीं। पहला का कितना आ रहा है, 5,70,000, 4,20,000, 6,20,000, ठीक है, कर पाएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया टोटल इनकम, ठीक है, ये हो गया रेसिडेंस स्टेटस का भी सम्स बना दिए, ठीक है। तो तुम लोगों का अभी एग्जाम किसका है, एथिक्स, तो एथिक्स अच्छे से पढ़ना। एथिक्स जिस दिन आएगा, एथिक्स का एग्जाम कब है, शनिवार, परसों, शनिवार, परसों, तो परसों घर कब तक आ जाएगा,